Hello everyone and welcome back to Miss Physics. So today we will discuss the next topic of from the classical mechanics book. ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट सेंट्रल फोर्स. सो फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स क्या होता है कि सेंट्रल फोर्स होता है कि किसी भी फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स तब कहेंगे जब उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन ओनली. सिर्फ वो किस पे डिपेंड करे, उसकी पोजीशन पे. एंड सेकेंडली वो जो फोर्स लगना चाहिए दैट शुड एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल टू द सेंटर ऑफ फोर्स. ठीक है, इसकी एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ. जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स. उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक चार्ज होता है प्लस का, सपोज कर लीजिए, दूसरा चार्ज माइनस का है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम उसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ये तो एक तो क्या हो गया, डिस्टेंस का फंक्शन हो गया. और दूसरा उसमें क्या होगा कि ये जो फोर्स होता है, जैसे हम बनाएंगे कि अगर ये पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल है चार्ज Q1, दूसरा है हमारे पास चार्ज Q2, ये भी प्लस नेचर का है और ये भी प्लस नेचर का है. तो ये जो Q1 है, द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. ठीक है, Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. ठीक है, वो कैसे रिपेल करेगा कि जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, ये उस लाइन के लॉन्ग फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा. सिमिलरली Q2 भी जो इस पर फोर्स लगाएगा वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, वो इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फोर्स F एक्ट कर रहा है बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, ये क्या है, दैट एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू पार्टिकल्स. ये दोनों पार्टिकल्स के सेंटर से जो इनको लाइन ज्वाइन कर रही है उसके लॉन्ग लग रहा है. सो दिस इज़ द मीनिंग. ठीक है, और सेकेंडली कि ये जो फोर्स होना चाहिए, ये फोर्स क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करना चाहिए, पोजीशन. ठीक है, ये तो मैंने चार्जेस की एग्जांपल दे दी कि सपोज कर लीजिए Q1 और Q2 हमारे पास चार्जेस थे. आप इसको पार्टिकल की फॉर्म में भी कर सकते हो कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई करेगा. अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डायग्राम में आपको ये वाला जो फैक्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी सी. ठीक है, तो F को हम कैसे लिख सकते हैं, F कैन बी रिटन एज, F वेक्टर कैन बी रिटन एज FR इंटू आर कैप. अब देखिए आर कैप का क्या कंसेप्ट है. तो सपोज कर लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो मासेस हैं. सपोज कर लीजिए ये है कैपिटल मास M एंड दिस इज स्मॉल मास M. ठीक है, तो ये कैपिटल मास है जो स्मॉल मास पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है. और हमें पता है कि जो फोर्स ड्यू टू मासेस होता है दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर. तो ये जो मास कैपिटल M है, ये स्मॉल m को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, ये तो हो गई उसके फोर्स की डायरेक्शन. ठीक है, और जो पोजीशन वेक्टर है, अगर हम इस वेक्टर का, इस मास का पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ करें तो वो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक. सपोज कर लीजिए अब यहाँ पे लिखेंगे OA, तो OA क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर, वो आएगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो F का क्या है कि F का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, FR से. और जो उसकी डायरेक्शन है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, R से, R कैप से. क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड विद R कैप. और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है. जो कैप वाले वेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उस वेक्टर की डायरेक्शन. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, R कैप इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ फोर्स. ठीक है, तो ये जो हमारे पास हो गया, ये होगी सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन. अब अगर कोई भी हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स लग रहा है किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, दीज आर प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज़ द सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज. ठीक है, ये लास्ट वीडियो हमने किया था कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं. सो ये जो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं. कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं कि जिनका जो वर्क डन होता है डैट डिपेंड्स ओनली ऑन द position of the particle, initial and final position of the particle, that doesn't depend on the path followed. कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. सेकेंड पॉइंट इज़
Since central forces are conservative forces, they can be expressed as negative gradient of corresponding potential energy. ये दोनों पॉइंट्स की पूरी एक्सप्लेनेशन है वो आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, स्पेशल टॉपिक है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स का, ठीक है। तो उसमें भी हमने किया था कि अगर हमारे पास कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल फंक्शन का, पोटेंशियल एनर्जी का। तो जो नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी है दैट वेरीज विद द डिस्टेंस, उसकी पोजीशन के साथ जो वेरी करे। और इनटू क्या है, आर कैप। मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे एफ़ को हमने दो फैक्टर्स में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। दो, अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होती है तो उसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, वन इज़ मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज़ डायरेक्शन। तो ये जो एफ आर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड, और उसके साथ में जो आर कैप वाला वेक्टर होता है वो उसकी रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन के अलोंग है जो फोर्स लग रहा है। अब सेंट्रल फोर्स में ये तो क्लियर हो गया कि सपोज कर लीजिए वन पार्टिकल है, ये टू पार्टिकल है, जो लाइन इनको ज्वाइन करेगी सेंटर टू सेंटर, उसी लाइन के अलोंग क्या लगेगा, वो फोर्स लगेगा, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। थर्ड पॉइंट है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये जो 4 पॉइंट्स होंगे अबाउट सेंट्रल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है वो सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रही है तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी एल, दैट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। सो कंसीडर, हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि एक मास है m, स्मॉल m, दैट इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कैपिटल मास m, ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, ठीक है। तो ये देखिए जो ओ पी है यहाँ पे डायग्राम में जो आपको नज़र आ रहा है, या ये O है और ये P है, दैट इज़ आर कैप, दैट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मास स्मॉल m, ठीक है। तो क्योंकि हम m, कैपिटल M है जो लार्जर ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल m, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों तरफ से होता है, स्मॉल m कैपिटल पे भी लगाएगा, कैपिटल स्मॉल m पे भी लगाएगा, पर जिसका मास ज़्यादा होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए हम m का फोर्स स्मॉल m पे हम फोर्स क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। देखिए, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m ड्यू टू कैपिटल M मास, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन क्या होती है, -gmm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। नाउ दिस इज़ माइनस साइन, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर, ये अट्रैक्टिव है। और सेकेंडली ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स हैं और जो हमारे पास आर कैप है उसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल m मास का, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव है तो कैपिटल M स्मॉल m को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट जो m का पोजीशन वेक्टर है वो किस तरफ जाएगा, दैट इज़ OP। तो अगर हम F की डायरेक्शन देखें तो F की डायरेक्शन आएगी PO वेक्टर, और अगर हम आर कैप पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो वो हमारे पास आएगा OP वेक्टर, ठीक है। तो ये फोर्स लिख लिया आपने। नेक्स्ट, अब हम फाइंड करेंगे कि अगर उस फोर्स पे टॉर्क लग रही है, क्योंकि वो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स मूव कर रहा है, सो हम सपोज कर लेंगे कि टॉर्क क्या है, टॉर्क ऑन द मास m ड्यू टू सेंट्रल फोर्स F, ठीक है। तो टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज़ R क्रॉस F। तो F की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दी। नाउ -gmm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये तो क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसको हमने ब्रैकेट से बाहर कर लिया और हमारे पास अंदर क्या बच गया, दैट इज़ R क्रॉस R, ठीक है। अब देखिए ये जो पोजीशन वेक्टर है ये भी इसी डायरेक्शन में है और उसकी जो पोजीशन है, ठीक है, ऑब्वियसली वो भी सेम डायरेक्शन में होगी। तो दैट मीन्स R वेक्टर एंड R कैप यूनिट वेक्टर, दीज आर पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल कितना आएगा, साइन, तो साइन 0 कितना बन जाएगा, दैट इज़ 0। तो ये सारा फैक्टर क्या बन गया, 0। दैट मीन्स कि टॉर्क हमारे पास क्या आ गई, 0। नाउ अदर फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ टॉ इज 0 दैट मीन्स DL over dt is 0. If DL over dt is 0 that means the rate of change of angular momentum is equal to 0, that is there is no change in angular momentum with respect to time, so that's why L is a constant vector, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई भी जो पार्टिकल है वो अंडर सेंट्रल फोर्स मूव कर रहा है तो उसकी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगी L, ठीक है, दैट विल बी अ कांस्टेंट।
Next point is also very important. Next point is fourth and last point is when a body moves under a central force its motion is confined to a plane. ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, कि जब भी कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करती है उसका जो मोशन होता है दैट इज़ कन्फाइंड इनटू प्लेन, ठीक है। क्यों? अब हमने देखिए एल को हमने डिफाइन किया है, एल होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है MRV, ठीक है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये आएगा R क्रॉस MV, ठीक है। ये डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ है, देखिए। तो उन्होंने सपोज कर लीजिए ये जो हमारे पास L है वो है Z डायरेक्शन में। अब हमें पता है कि जब भी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लाइक इन दिस केस R क्रॉस MV, M तो स्केलर है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा R क्रॉस B। तो जब भी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आता है उसका जो आंसर L है उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ। किसके परपेंडिकुलर होती है? L इज़ परपेंडिकुलर टू R एंड L इज़ परपेंडिकुलर टू V एज वेल, ठीक है। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर तभी होगा कि अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि Z डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है? L, ठीक है। तो ऑब्वियसली X और Y डायरेक्शन में किसको होना पड़ेगा? R और V को, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आएगा V, सो दैट कि R क्रॉस जो V है वो हमारे पास किसके इक्वल बन जाए? L के। सो दैट्स वाई तो ये R और V मिलके क्या बना रहे हैं? एक प्लेन। सो दैट्स वाई वी कॉल कि जब भी कोई भी बॉडी मूव करती है अंडर सेंट्रल फोर्स देन इट्स मोशन इज़ कन्फाइंड टू ए प्लेन, मीन्स वो 2 डायमेंशन में क्या होता है? कन्फाइंड रहता है, उसका जो मोशन होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस का ये एक पार्ट है जो आपका मास्टर कैडर का सिलेबस है, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो हम कंसीडर करते हैं कि सपोज कर लीजिए हमारे पास n पार्टिकल्स हैं जिनका मास है m1, m2, m3 और mn रिस्पेक्टिवली। n पार्टिकल्स हैं तो मास कहाँ तक वेरी करेगा? n तक। सपोज दैट द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिस्टम आर, तो इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो क्या है? R1, R2, R3 एंड Rn रिस्पेक्टिवली। मीन्स m1 का पोजीशन वेक्टर है R1, m2 का पोजीशन वेक्टर है R2, m3 का पोजीशन वेक्टर है R3 एंड सो ऑन। देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम इज़ गिवन बाय, तो R को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो उनका सेंटर ऑफ मास होगा। नेक्स्ट आर्टिकल्स में करेंगे हम 2 बॉडी प्रॉब्लम को रिड्यूस करेंगे 1 बॉडी प्रॉब्लम में, वहाँ पे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ये यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा। तो सपोज कर लीजिए ये है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये है, सपोज कर लीजिए मास m1 एंड दिस इज़ मास m2, ठीक है। सॉरी, दिस इज़ m2, ओके। सो पोजीशन वेक्टर बनाना है। m का पोजीशन वेक्टर है R1, ठीक है। m2 का पोजीशन वेक्टर है R2। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास n पार्टिकल्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 पार्टिकल्स हैं m1 एंड m2, और उसका हमें क्या फाइंड करना है? पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो इन बिटवीन दीज 2 m1 एंड m2 देयर विल बी ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे इनका टोटल मास कन्फाइंड होगा दैट इज़ m, ठीक है। और जो m का जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी r, जिसकी हम वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? उसको हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट पार्टिकल m1 इंटू इट्स पोजीशन वेक्टर R1, ठीक है, प्लस सेकेंड पार्टिकल, मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेम पार्टिकल R2, मल्टीप्लाई करनी है और सभी पार्टिकल जितने भी हैं उनका क्या करना है? हमें सम करना है, डिवाइडेड बाय द टोटल मास। टोटल मास कौन कौन से हैं? फर्स्ट मास है m1, दूसरा मास कितना है हमारे पास? m2। तो ये जो फॉर्मूला हो गया, दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। तो अगर हमें क्या करना है, इसको जर्नलाइज कर देंगे तो हम इसका क्या कंसिडर कर लेंगे? समीशन, लाइक इन दिस। तो ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा समीशन वेरीज फ्रॉम आई एम आई आर आई डिवाइडेड बाय समीशन आई एम आई, ठीक है। तो ये जो समीशन आई एम आई है ये क्या बन जाएगा? टोटल मास ऑफ द सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो उनकी क्या होंगी? अब फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स होंगी, कौन कौन सी? ये तो हमारे पास एक सेंटर ऑफ मास का क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्स्ट,
तो फर्स्ट इक्वेशन में से अगर हम ये इक्वेशन में से देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा एम आर इज इक्वल टू समीशन एम आई आर आई। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एम तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए किसका डिफ्रेंशिएशन हो गई आर की, तो आर को यहाँ पे इन्होंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और इस साइड भी क्या बन गया डी आर ओवर डी टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एम डी आर ओवर डी टी प्लस इक्वल्स टू समीशन आई एम आई डी आर आई ओवर डी टी। ठीक है, तो हमें पता है कि डी आर ओवर डी टी की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है कि आर के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक सिंगल डॉट होता है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी के। सिमिलरली ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ये आ जाएगी हमारे पास टोटल वेलोसिटी, और ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल। तो हमारे पास बन गया एम वी इज इक्वल टू समीशन आई एम आई वी आई। ठीक है, ये बन गया। सेकंड अब क्या है, अब यहाँ पे क्या ये रिजल्ट क्या है इसका कि इफ़ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कि जो टोटल देखिए एम वी हमारे पास क्या बन गया, लीनियर मोमेंटम बन गया। तो टोटल लीनियर मोमेंटम होती है जो सिस्टम की, वो किसके इक्वल होती है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास मीन्स कैपिटल एम एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। जो वी है यहाँ पे कैपिटल वी है, ये होगी जो सेंटर ऑफ मास की क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कंजर्व टू। ये हमने लास्ट आर्टिकल में भी यही किया है, वहाँ पे हमने एंगुलर मोमेंटम किया है, यहाँ पे हम करेंगे लीनियर मोमेंटम। सो अगर हम कंसीडर कर लें कि एफ एक्सटर्नल क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि जो समीशन एम आई वी आई है दैट इज़ ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट वेक्टर। इन सच अ केस एम वी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। एम तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, थर्ड, सो इसका मतलब आ गया कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम देन इट्स सेंटर ऑफ मास मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मूव करेगा विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट इज़, अब फिर से हम उस इक्वेशन को, जो लास्ट वाली इक्वेशन हमारे पास आई है दिस वन जो एम वी वाली है, अब इसमें से हम एक्सलरेशन फाइंड करेंगे। तो फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो वी का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा ए, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ए। और हमारे पास पता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, दैट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अगर एक्सलरेशन है यहाँ पे तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल, दैट इज़ एम ए। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास वही सिस्टम बन गया कि जो प्रोडक्ट है टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये दोनों की वैल्यू इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द इंडिविजुअल पार्टिकल। अब ये देखिए, इससे हमने ये रिलेशन बना दिया। ठीक है, तो एफ आई का मतलब क्या हो गया, इसको अगर हम एक्सपेंड करें ओवर द समीशन आई तो ये आएगा हमारे पास एफ वन प्लस एफ टू प्लस सोन अप टू एफ एन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो एफ वन है दैट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल ऑन द मास एम वन, एफ टू क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास एम टू। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम सिस्टम के टोटल मास की और जो सेंटर ऑफ मास है उसके एक्सलरेशन की मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ द टोटल सम ऑफ द फोर्सेस ऑन द इंडिविजुअल पार्टिकल। जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उन पे जितना भी फोर्स लग रहा है सबको टोटल करके जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू दोनों पे क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज़, नाउ नेक्स्ट हम सपोज कर लेते हैं कि जो ओरिजिन है कोऑर्डिनेट फ्रेम का कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कि जो सेंटर ऑफ मास है हम उसको कहाँ पे ले आए, ओरिजिन पे ले आए। जो हमने किया था ये वाली चीज़ देखिए, हमने कहा था ये मास है m1, दिस मास इज़ m2
ठीक है। और ये हमारा था किसका पॉइंट था, जो आर का। अब जो आर का पोजीशन वेक्टर है, अगर हम इस पार्टिकल को जो सेंटर ऑफ मास हमारे पास आया है, इसको हम सी एम से डिनोट करेंगे, उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें ओरिजिन पे, तो जो आर की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो सेंटर ऑफ मास है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0। अब आर किसके इक्वल होता है, समीशन आई एम आई आर आई डिवाइडेड बाय समीशन एम आई, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, मीन्स कि समीशन एम आई आर आई भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दो पार्टिकल का सिस्टम है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, m1r1 प्लस m2r2 इज इक्वल टू 0, और इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे m1r1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2r2। अगर हम इस इक्वेशन को मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस करें, दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज m1 r1 मॉडुलस ऑफ r1 माइनस m2 मॉडुलस ऑफ r2, या हम सिंपल उसको मैग्नीट्यूड में लिखें तो हमारे पास बन जाएगा m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। दैट इज़ द मूवमेंट्स ऑफ द टू मासेज अबाउट द सेंटर ऑफ मास आर ऑलवेज इक्वल। अब एम आर की जो प्रोडक्ट होती है दैट इज़ मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, ये किसके इक्वल होती है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो m1 r1 आ गई फर्स्ट की मूवमेंट, m2 r2 आ गई सेकंड की मूवमेंट, ठीक है, दोनों की मूवमेंट ऑफ टू मासेस हैं, तो ये हमेशा आपस में क्या होती हैं, इक्वल। और इससे हम क्या रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ r और जो m है दैट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, लाइक दिस। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन द इन्वर्स रेशो ऑफ देयर मासेस, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल दिया है आप ये ट्राई कर सकते हो। इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है हमें कि टू बॉडीज़ हैं हमारे पास, एक का मास है 2 ग्राम, दूसरे का है 10 ग्राम, एक का पोजीशन वेक्टर गिवन है, सेकंड का गिवन है। हमें फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो m1 है 2, m2 है 10 ग्राम, r1 लिख लिया, r2 लिख लिया, एंड पोजीशन वेक्टर का हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला, बिल्कुल ईजी है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास r, ठीक है। ये तो पोजीशन वेक्टर r आ गया। अब डिस्टेंस फाइंड करना है तो मींस इसका हमें क्या फाइंड करना होगा, मैग्नीट्यूड, एंड वी नो दैट कि मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, ठीक है, तो उसका हम क्या कर देंगे, अंडर द रूट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। So these are the article about the central force and center of mass. These are the important topic, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सेंट्रल फोर्स के अंडर ही आएंगी। जो मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स है एक अलग से टॉपिक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम सेंट्रिसिटी वगैरह फाइंड करते हैं, तो ये उसकी स्टार्टिंग थी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।